हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। और आज की क्लास आपके लिए गोल्डन क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके सामने उपन्यास लेकर के आया हूँ। और उपन्यास के जो प्रश्न रहेंगे वो 235 रहेंगे, यानी लगभग 235 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं, इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम यही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दें। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। और यहाँ पर जो परीक्षा गुरु है पहला उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1882। कौन सा नंबर हो जाएगा? ये नंबर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से आपको सही अनुक्रम बताना है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए दिए हुए हैं, जैसे सौभाग्यश्री, नूतन ब्रह्मचारी, भागवती और परीक्षा गुरु। इन चार उपन्यासों में आपको बताना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है। परीक्षा गुरु भले ही पहला माना जाता हो, लेकिन उससे भी पहले एक उपन्यास लिखा जा चुका था जो है भागवती। कौन सा है? भागवती 1877 में लिखा गया था। परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में लिखा गया था। और सौभाग्यश्री 1890 में लिखा गया था। ठीक है, यानी यहां पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? तो वो माना है उन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी जी को, यानी यहाँ पर सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मैं देखिए आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूँ आंसर करने का, इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अपने पास क्वेश्चन बहुत हैं और हमें चाहिए कि हमारे सामने क्वेश्चन आए और उनका आंसर हमें प्राप्त हो। ठीक है, बीच बीच में हम आपको टाइम देते भी चलेंगे। तो यहाँ तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा? किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको याद भी करना है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं और यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी हैं। और एक हमारे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र जी से जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि जैसे हम देखेंगे अगर धार्मिक आस्थाओं से, तो रामचरितमानस लिखी हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो वहाँ गोस्वामी से आप रामचंद्र कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। हम लोग कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको एक बार और पढ़ लेंगे। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता होनी चाहिए, औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास, और मौलिक उपन्यास पर ध्यान देना है। और यहाँ चौथे के दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, और दो हम आपको दिखा देते हैं। तो दो हैं यहाँ पर, चंद्रकांता और भाग्यवती। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। एक तो पहला होना चाहिए, तो पहला तो देखिए परीक्षा गुरु था। पहला कौन सा था? परीक्षा गुरु। उससे भी पहले हमने आपको बताया था कि उससे भी पहले कौन सा लिखा गया था? भागवती लिखा गया था। तो यहां पर आपका भागवती यानी डी नंबर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, भागवती कब लिखा गया था? 1877 में। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला प्रश्न, भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो ये हो जाएगा, किसने माना है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने माने हैं? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतेंदु के द्वारा लिखे हुए पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास को पहला उपन्यास माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके लेखकों का सही मेल आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड बनी हुई है।
इसमें आपको बताना है कि कौन किसका है, धूर्त रसिकलाल, लवंगलता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलाएं और मैं इनके जो है आपको जो सही विकल्प हैं वो भी आपके सामने शो करने की कोशिश करता हूं। और विकल्प हमारे कहाँ पर हैं, तो विकल्प हमारे यहाँ हैं, ठीक है। अच्छा चलो यहीं से देख लेते हैं। चलिए यहां पर आप लोग करें भैया जरा। तो जो धूर्त रसिकलाल है, तो धूर्त रसिकलाल का क्या हो जाएगा, तो धूर्त रसिकलाल शायद क्या है, हमने एक बार आपको बताया भी था कि जो धूर्त होता है वो लज्जा भरा होता है, यानी जो मूर्ख होता है, ठीक है। तो उसको या तो ये कह सकते हो कि लज्जा नहीं आती है, जो धूर्त होता है उसको या तो लज्जा नहीं आती है, तो आप लज्जाराम ऐसे टिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है लवंगलता। तो लवंगलता तो हो जाएगा किसका, किशोरीलाल गोस्वामी जी का। लवंगलता किसका हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी जी का। और इसके बाद है अधखिला फूल। तो अधखिला फूल जो होगा वो होगा आपका हरिओध जी का। किसका होगा, हरिओध जी का। और इसके बाद है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ये सब जो हैं ये किसके हैं, तो देवकी नंदन खत्री जी के हैं। यानी अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, चंद्रकांता का क्या हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका 5, 3, 2 और 1, ठीक है। तो सही आंसर आपका जहां पर 5, 3, 2, 1 मिल जाएगा वही आपका सही रहेगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं 5, 3, 2, 1। तो 5, 3, 2, 1 ये बी नंबर वाले में है, यानी बी नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है, तो ये हम आपको सीधा बता देते हैं कि ये भी लज्जाराम मेहता जी का है। किसके हैं ये उपन्यास, लज्जाराम मेहता जी के। कौन से, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विनायक किस उपन्यास का पात्र है। विनायक किस उपन्यास का पात्र है। चलिए मैं इसमें आपको टाइम देता हूं, बताएंगे जरा भैया सोच करके। तो देख लेना भैया, जो विनायक है वो वास्तविकता में नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है, उसका पात्र है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास। तो आख्यान शैली का जो प्रथम उपन्यास है वो है बेटा आपका श्यामा स्वप्न, परीक्षा गुरु, अधकिला फूल या चंद्रकांता। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं, वो है आपका श्यामा स्वप्न, यानी ए नंबर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आख्या का शैली का प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास। गोवध मतलब गौ का वध, निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा है। क्या देवबाला है, निस्सहाय हिंदू है, रहस्य कथा है या फिर डी यानी कि माँ है। तो कौन सा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गोवध है, तो वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि ये होगा किससे, निस्सहाय हिंदू से। तो यहाँ पर गोवध जो है ये गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, निस्सहाय हिंदू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तिलस्मी उपन्यासकारों के आपको बताना है कि तिलस्मी उपन्यासकार लिखने वाले कौन हैं या प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा तिलस्मी एयारी, तो वो हैं देवकी नंदन खत्री, यानी सी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग कहें तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाता हूं, ठीक है। वृत्तप्राण उपन्यास युग, वृत्तप्राण उपन्यास युग सन 1882 से 1918 ईस्वी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है, क्या लाला श्रीनिवास दास है या राधाचरण गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट है या फिर राधा कृष्ण दास है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है राधाचरण गोस्वामी। कौन है, राधाचरण गोस्वामी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपन्यास का जनक युग।
उपन्यास का जनक युग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या प्रयोगवादी युग है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि उपन्यास का जनक युग क्या होगा? भारतेंदु युग होगा। कौन सा युग होगा? भारतेंदु युग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास, ये क्वेश्चन आप ही लोगों को बताना है, 5 सेकंड का टाइम है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कटोरा पर खून और भूतनाथ। तो बताइए भैया 14 का क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास। तो यहां पर जो हो जाएगा जासूसी उपन्यास कटोरा भर खून, क्या हो जाएगा? कटोरा भर खून। तो यहां 14 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? तो जिस प्रकार से एक उपन्यास हमारे प्रेमचंद्र जी का था मंगलसूत्र, उसको अमृत राय ने पूरा किया था, उनके बेटे ने, तो इसी प्रकार देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया, ये हमें बताना है। तो 15 का यहाँ पर ध्यान रखना। देवकी नंदन खत्री का जो अपूर्ण उपन्यास था इसको पूरा किया था दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने। किसने किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने। इसको बिल्कुल याद रख लेना। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 16 पे पहुंचते हैं। और प्रश्न क्रमांक 16 आ जा भैया। हाँ, हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना गया है? हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना गया है? क्या गोपाल राम गहमरी को, देवकी नंदन खत्री को, या ब्रजनंदन सहाय को, या फिर मेहता लज्जाराम शर्मा जी को? तो वास्तविकता में यहाँ पर जो जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता माना गया है वो माना गया है गोपाल राम गहमरी को। जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना गया है? गोपाल राम गहमरी जी को माना गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? इसके लिए भी आपको हम टाइम दे रहे हैं। चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? नरेंद्र, वीरेंद्र, जगन्नाथ या क्रूर सिंह? तो ध्यान देना, चंद्रकांता उपन्यास का जो नायक है वो है वीरेंद्र सिंह। कौन है बेटा? वीरेंद्र सिंह है। यहाँ पर 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको बेहतर ये आ रहे होंगे। तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन हैं? एक तिलस्मी उपन्यास है रोहतास मठ, तो इसके उपन्यासकार कौन हैं ये आपको बताना है, या ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक दुर्गा प्रसाद खत्री जी हैं। यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अंग्रेजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से, संस्कृत के ऐतिहासिक उपन्यासों से, ऐतिहासिक लोक कथाओं से, या बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से? तो हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये आपको बताना है। तो वास्तविकता में ये मिली है बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। यानी यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद हम पहुँचते हैं 20वें नंबर पर कि हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है? अभी हमने देखा कि ऐतिहासिक उपन्यासों की जो परंपरा है या जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है, तो बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। और हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता बताना है। जासूसी उपन्यासों का हमने भी पढ़ लिया था। जासूसी उपन्यासों के कौन थे, तो गोपाल राम गहमरी थे। हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता गोपाल राम गहमरी जी हैं। और इसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना है कि हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है।
तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी जी, यानी ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से, वैदिक काल से या पौराणिक आख्यानों से? तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। 21 नंबर है, तो बताइए भैया जरा फटाफट। तो ये जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं मुस्लिम काल से। इनके जो कथानक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यासों के, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो मुस्लिम काल से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22वां क्वेश्चन है, और ये हमारा यूजीसी नेट के प्रिय क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताएं 22, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? बताएं भैया जरा। तो देखिए सबसे पहला जो इनका लिखा गया है वो लिखा गया है सेवा सदन। पहले तो एक आपको याद होना चाहिए, तो सबसे पहले लिखा है सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कायाकल्प। जो सेवा सदन है वो लिखा गया था 1918 में। इसके बाद जो प्रेमाश्रय है ये लिखा गया था 1921 में। इसके बाद रंगभूमि, तो सॉरी प्रकाशन वर्ष देख रहे हैं हम, ठीक है, और रंगभूमि तो 1925 और कायाकल्प तो 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। एक बार हम फिर बता देते हैं। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925 और कायाकल्प 1926। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 23, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, गवन, गवन, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि। तो फटाफट आप लोग हमें बताएं भैया। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि सबसे पहले यहां पर है निर्मला। सबसे पहले क्या है, निर्मला 1927 में। कब? 1927 में। फिर इसके बाद गवन 1931 में, गवन 1931 में। फिर इसके बाद कर्मभूमि, कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 में। इस प्रकार ये इनका क्रम हो जाएगा, यानी यहां पर डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही। निर्मला कब लिखा गया? तो निर्मला लिखा गया 1927, या प्रकाशन मान लीजिए तो 1927। गवन जो है 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास। क्या बात है, कितना मस्त क्वेश्चन आया है। 24 नंबर सभी को मालूम होगा, और इसका हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताएं। 24 का आंसर कमेंट करें। इसके बाद है प्रेमचंद्र का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का ऐतिहासिक उपन्यास प्रतिज्ञा, रूठी रानी, प्रेमाश्रम या फिर वरदान। तो कौन सा होगा 25 का भैया? तो 25 का यहां पर हो जाएगा आपका रूठी रानी। ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? रूठी रानी। यानी यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र के उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सुमेलित कीजिए। वह क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है। यहां पर एक साथ हमें सब कुछ मिलने वाला है, और यहां पर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। आशा करते हैं आपको यहां दिख भी रहा होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें जल्दी से बताएं भैया। तो देखिए मैं आपको यहीं से बता देता हूं कि जो बाजार हुस्न है, जो बाजार हुस्न है, ये आपका हो जाएगा क्या, बाजार हुस्न सेवा सदन। बाजार हुस्न का क्या हो जाएगा, सेवा सदन। यानी बाजार हुस्न जो उर्दू में लिखा गया था वो हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, सेवा सदन से। ठीक है, इसके बाद है गोसिये आफियत। तो गोसिये आफियत को प्रेमाश्रम नाम दिया गया है। गोसिये आफियत को क्या नाम दिया है, प्रेमाश्रम। और इसके बाद है जज्ब ए ईसार, तो इसको नाम दिया गया है वरदान। क्या नाम से, वरदान नाम से। और चौगाने हस्ती, तो चौगाने हस्ती तो आप सभी जानते हो, इसको हम यहां से ले जाते हैं रंगभूमि। ठीक है, चौगाने हस्ती क्या क्या हो जाएगा, रंगभूमि। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और 27 नंबर के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 27वां जो नंबर है वो है मुंशी प्रेमचंद्र का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है। एक बार दोबारा इसको कम से कम क्वेश्चनों को हमेशा दो दो बार पढ़ना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद्र का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है, मतलब भारतीय जो ग्रामीण जीवन है उसकी विषमताओं को या विषमताओं को दर्शाने वाला उपन्यास कौन सा है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमाश्रम। कौन सा हो जाएगा? प्रेमाश्रम। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? तो बताइए भैया। 28 मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर रंगभूमि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का जो प्रौढ़तम उपन्यास है वो आपका हो जाएगा कौन सा? गोदान। कौन सा हो जाएगा बेटा? गोदान, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत गबन का है, कर्मभूमि का है, रंगभूमि का है या प्रतिज्ञा का है? तो ये वास्तविकता में आप लोगों ने पढ़ा तो हो गई। तो यहां पर जो 30 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मभूमि का। अमरकांत किसका पात्र है? तो कर्मभूमि का पात्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहां पर हम 31 का आंसर आपको बता दे रहे हैं, तो सीधे हम आंसर पर लेके चलते हैं आपको। और 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। माँ, फिर गोदान, फिर वैशाली की नगरवधु और फिर मृगनयनी। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये अलग अलग लेखकों के हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे ये प्रेमचंद्र हो गए, ये वृंदावन लाल वर्मा हो गए। ठीक है, माँ जो होती है वो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये अलग अलग उपन्यासकारों के उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और ये वैशाली की नगरवधु चूंकि याद नहीं आ रहा, बाकी मृगनयनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का है, गोदान प्रेमचंद्र जी का है और माँ जो है वो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक जी का है। इनकी जो क्रमशः डेट रहेगी मैं उसको भी आपको बता देता हूं कि माँ जो है, अरे भैया आ जाओ, थोड़ा सा जूम इन हो जाओ। माँ जो है वो लिखा गया था आपका 1929 में। माँ कब लिखा गया था? 1929 में। और गोदान 1936 में, इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे। वैशाली की नगरवधु जो है वो 1948 में। और मृगनयनी जो था वो था 1950 में। ठीक है, तो यहां पर एक बार मैं फिर इसके आंसर आपको बता दूं कि 1929 में माँ, 1936 में गोदान, 1948 में वैशाली की नगरवधु और 1950 में मृगनयनी उपन्यास लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर भी आपको क्रम ही बताना है। 22 में मोबाइल भी ठीक नहीं चल रहा है। चलिए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम क्या है? तो यहां पर भी मैं आपको सीधे आंसर पर ले चलता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर 22 का जो आंसर है आपका वो है कौन सा? डी नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर चारूचंद्र लेख और पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। और ये चारों के चार उपन्यास जो हैं वो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, तो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो लिखा गया था या प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1946 में। 1946 ठीक है, 1946। चारूचंद्र लेख 1963 यानी 1963। पुनर्नवा 1973 और अनामदास का पोथा 1976। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 33। और मुझे लग रहा है यहाँ पर भी आपको प्रकाशन काल की दृष्टि से ही बताना है। तो 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन सा हो जाएगा बेटा? ए नंबर हो जाएगा। प्रेमपथ 1926 में लिखा गया था। राम रहीम 1936 में लिखा गया था। वयम रक्षाम 1955 में लिखा गया था। और भूले बिसरे चित्र 1959 में लिखा गया था। भगवती चरण जी के द्वारा लिखा गया था भूले बिसरे चित्र। ठीक है, तो यहाँ 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और
अच्छा इसमें भी हमको क्रम ही बताना है, तो पढ़ लीजिए एक बार भैया। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम 34वां, निरुपमा चित्रलेखा चांदनी रात कंकाल, कंकाल चांदनी रात चित्रलेखा निरुपमा। तो यहां पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। कंकाल जो बेटा है वो 1929 में प्रकाशित हुआ था। कंकाल कब हुआ था, 1929 में। चांदनी रात 1930 में, चित्रलेखा 1934 में, और निरुपमा 1936 में प्रकाशित हुआ था। तो 34 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जयनंद कुमार के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम आपको बताना है। जयनंद कुमार के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम, कल्याणी परख सुनीता, त्यागपत्र सुनीता, त्यागपत्र कल्याणी परख। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। कल्याणी परख सुनीता और त्यागपत्र। कल्याणी जो लिखा गया था ये 1929 में, परख जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था, सुनीता 1937 37, और त्यागपत्र 1939 यानी कि 1939। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए नंबर हो जाएगा हमारा। इसके बाद है 36, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो 36 में बताइए भैया जरा। तो 36 का जो आंसर सही हो जाएगा आपका, विवर्त सुखदा जयवर्धन मुक्तिबोध, जयवर्धन विवर्त सुखदा मुक्तिबोध। तो यहां पर जो आपका सही रहेगा, पहले आएगा आपका कौन सा, सुखदा। ठीक है, तो सुखदा जो है वो बेटा 1952 में लिखा गया था। ठीक है, और विवर्त जो लिखा गया था वो 1953 में था, जयवर्धन 1956 में था, और 1965 में मुक्तिबोध था। ठीक है, तो यहाँ पर 1952 सुखदा, 1953 विवर्त, 1956 जयवर्धन, 1965 मुक्तिबोध लिखा गया था। यानी यहाँ पर आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 37, देहाती दुनिया किस विधा की रचना है। देहाती दुनिया किस विधा की रचना है। तो बेटा अभी तो हम पढ़ रहे हैं उपन्यास, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर पर पहुंचते हैं। देहाती दुनिया के लेखक कौन है। देहाती दुनिया जो उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं। तो 38 का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया किसका है, शिवपूजन सहाय जी का उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद्र युग की समयावधि आपको बताना है। प्रेमचंद्र युग की समयावधि आपको बताना है हिंदी उपन्यास के इतिहास में। 39, तो यहाँ पर 1918 से 1936 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है। ऐसा उपन्यास आपको बताना है बेटा जिसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या को उजागर किया गया हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो वह है भिखारिणी। और भिखारिणी किसके द्वारा लिखा गया था, तो विश्वम्बर नाथ कौशिक जी के द्वारा ये लिखा गया था। यानी 40 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया था। और अभी अमरकांत वाले से हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ भी चुके हैं, तो आपको बताने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमने पूछा था कि अमरकांत किस उपन्यास का नायक है, तो वो था हमारा सही आंसर कर्मभूमि। और यहाँ पर भी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कर्मभूमि हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। तो बताएं भैया 42 नंबर का। तो यहां पर जो 42 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, वैशाली की नगरवधु। कौन सा हो जाएगा, वैशाली की नगरवधु, जिसमें चतुर्सेन शास्त्री का यह वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में, माफी चाहता हूं आज थोड़ा सा मोबाइल बिगड़ रहा है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है? तो 43 का यहां हो जाएगा बेटा वयम रक्षामः, यानी कि सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसको पढ़ते जाएं, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं और मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में आपको ये सारे उपलब्ध हम करा पाएँ। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा, अच्छा ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा होगा, 44, इधर कैसे आपको दिखाएं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं आपको, तो दिखा नहीं रहे हैं हम। ठीक है, सीधा यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कि निम्नलिखित उपन्यासों और उपन्यासकारों का सही मेल क्या होगा। तो यहाँ पर पहला नाम है सिंह सेनापति, और सिंह सेनापति जो उपन्यास है वो है राहुल सांकृत्यायन जी का। किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है इस वीडियो में। सोना और खून, तो सोना और खून जो है वो चतुरसेन शास्त्री जी का है। कब तक पुकारूं, ये तो पक्का रांगे राघव जी का है। कब तक पुकारूं किसका है? रांगे राघव जी का। और पतन किसका है? भगवती चरण जी का। ठीक है, भगवती चरण जी के उपन्यास हमने एक बार पढ़ाए थे, उसमें भी हमने आपको बोला था कि जो भगवान के चरणों में नहीं आएगा उसका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ठीक है, तो भगवती चरण जी का क्या हो जाएगा? पतन। कब तक पुकारूं के लिए हमने क्या याद कराया था आपको कि भाई देखो राघव जो हैं वो तो रंग में रंगे हैं, राघव जो हैं वो तो रंग में रंगे हैं, वो आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे, इसलिए बिल्कुल उन्हें मत पुकारो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं और अगले आगे 45 नंबर का क्वेश्चन कहाँ है? ठीक, कौन सा युग्म असंगत है? अब आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा उपन्यास किसने नहीं लिखा है, असंगत बताना है। तो 45 का आंसर जो हो जाएगा, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं, वो है आपका कंकाल। कंकाल ऋषभ चरण जैन के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि पतिता की साधना भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का है। संस्कार राजा राधिका रमण जी का है। और शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है, निराला जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। निराला जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। 46 ए नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अप्सरा जो है वो बेटा 1931 में लिखा गया था। अलका जो है 1933 में लिखा गया था। प्रभावती 1936 में, और निरुपमा भी 1936 में। तो यहाँ पर निरुपमा और प्रभावती को आगे पीछे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 46 का क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा की किस उपन्यास में विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएंगे भैया जरा। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण है? तो वो है आपका 3 वर्ष। कौन सा है? 3 वर्ष नाम है उपन्यास का भगवती चरण वर्मा के। तो वही आंसर हमारा हो जाएगा, यानी 47 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है, यानी कि भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में किस उपन्यास पर मिला हुआ था? चित्रलेखा पर, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, भूले बिसरे चित्र पर, या फिर चाणक्य पर? तो यहाँ पर 48 का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है भूले बिसरे चित्र। किस उपन्यास पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? भूले बिसरे चित्र। कब मिला था? 1961 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर एक शानदार क्वेश्चन है आपके पास। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? एक बार इसको दोबारा आप पढ़ लेंगे कि भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? तो यहाँ पर जो आपका 49 का आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, यानी कि चित्रलेखा।
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चित्रलेखा। इसके बाद अगला है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन है? यानी पाप और पुण्य के बारे में आपको सीधा बताना है कि पाप और पुण्य के बारे में कौन सा उपन्यास है, तो वो भी है बेटा चित्रलेखा। कौन सा है वो? चित्रलेखा। ठीक है, तो यहां पर भी सही आंसर हमारा क्या होने वाला है? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा की व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? भगवती वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन है? सीधी सच्ची बातें, धुप्पल, सामर्थ्य और सीमा, अपने खिलौने। तो यहां पर 51 का सही हो जाएगा कौन सा? धुप्पल। यानी बी नंबर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर 51 का बी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा 52। एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन तो बहुत जानदार हैं, तो बताइए भैया, एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो 52 का यहां पर हो जाएगा आपका आखिरी दाव। भाई एक जुआरी है, जुआरी बोलते हैं ना, अब बस लास्ट है, इस पे जीत गए तो जीत गए, नहीं तो सब कुछ खत्म। तो 52 का यहां पर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम उपन्यास ही कौन सा है उनका? पतन है। प्रथम उपन्यास कौन सा है भगवती चरण वर्मा जी का? तो वो है पतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण है? तो 54 का यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है, और 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते गांधीवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ है, साम्यवाद से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे भी आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो, तो कौन सा हो जाएगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है, नेक्स्ट है पांडेय बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है? ये तो बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहां पर जो है वो हो जाएगा कौन सा? घंटा। कौन सा हो जाएगा? घंटा। यानी पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी का जो उपन्यास है उसको आलोचकों ने क्या कहा है? फैंटेसी। तो कौन सा उपन्यास है? घंटा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और पत्रात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक विधि में कह सकते हो आप, ठीक है, या पत्रात्मक शैली भी कह सकते हो आप इसको। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के क्या हो जाएंगे? खतूत, जो कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और उग्र का वह उपन्यास जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है। उग्र जी का वह उपन्यास जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है वह कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा वो भी चंद्र हसीनों के खतूत। जाति बंधन को दर्शाया गया है, ठीक है, तो वो भी कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत। यानी ए नंबर यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है चंद हसीनों के खतूत वैश्या जीवन की रचना है, कामनियों के प्रणय कथाओं से संबंधित है, सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है, स्त्री पुरुष संबंधों की रचना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर जो आपका सही आंसर रहेगा सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है, यानी यहां पर सी नंबर आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है, यानी जयशंकर प्रसाद जी का आपको पहला उपन्यास बताना है, तो वो हो जाएगा आपका तितली। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कंकाल। पहला उपन्यास कौन सा हो जाएगा प्रसाद जी का? कंकाल, यानी सी नंबर यहां पर हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका इरावती। जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा है?
इरावती अपूर्ण है, और अगर प्रेमचंद जी का पूछे तो मंगलसूत्र अपूर्ण था। तो यहाँ 60 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल। ठीक है, यानी कि बी नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 ईस्वी से सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे भैया यहाँ पर 62, और यहाँ पर तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में साहित्य अकादमी पुरस्कार सबको एक एक बार मिला हुआ है, तो आराम से आप याद कर सकते हो। और यहाँ पर आपका हो जाएगा तेरी मेरी उसकी बात। ये किसका उपन्यास है? यशपाल जी का उपन्यास है, और 1976 में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान उनको प्राप्त है। बाकी दादा कॉमरेड, झूठा सच और दिव्या ये भी इन्हीं के उपन्यास हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। 63वें क्वेश्चन पर चलते हैं। यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है? तो यशपाल के, एक बार पढ़ लें, यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है? तो यहां पर आपका हो जाएगा झूठा सच। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? झूठा सच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है, यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है? तो यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है? 64 का आपको बताना है, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा तेरी मेरी उसकी बात, यानी ए नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही प्रकाशानुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले यशपाल जी का कौन सा लिखा गया था? तो बेटा बस एक याद रख लो, कम से कम ये तो आपको याद होना चाहिए। हर जितने भी लेखक हैं सबका एक उपन्यास आपको याद होना चाहिए, तभी आप नेट क्वालिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पर 65 का क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहला देशद्रोही। सबसे पहला कौन सा है? देशद्रोही, जो 1943 में लिखा गया था। ठीक है, 1943। फिर दिव्या 1945 में, अमिता 1956 में, और झूठा सच 1958 में लिखा गया था। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा सुमेलित करना है, तो यहां पर देख लेते हैं, लोक परलोक, अंतिम आकांक्षा, प्रभावती और हार। तो इसके वो कहाँ गए हैं? चलिए, लोक परलोक, प्रभावती, अंतिमाकांक्षा, हार। तो यहां पर जो है हार हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है, हार किसका हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत जी का हो जाएगा। और लोक परलोक जो है वो उदय शंकर जी का हो जाएगा। और अंतिम आकांक्षा जो, अच्छा प्रभावती मिला लो पहले, तो प्रभावती किसका हो जाएगा? निराला जी का। तो अंतिम आकांक्षा जो शेष बचा है वो हो जाएगा किसका? सियाराम शरण गुप्त जी का। ठीक है, तो लोक परलोक है वो उदय शंकर भट्ट जी का है, अंतिम आकांक्षा है वो सियाराम शरण का है, प्रभावती निराला का है, और हार किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है, शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 67 आपको बताना है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्नवा, और पुनर्नवा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो यहां पर आपका 67 का क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, अच्छा प्रकाशानुक्रम के प्रकाश के आधार पर आपको यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के आधार पर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पहला है, फिर उसके बाद कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी के हैं। ये सारे के सारे उपन्यास जो हैं वो किसके हैं? इलाचंद जोशी जी के हैं। और यहाँ पर पहला हो जाएगा उनका इलाचंद जोशी का लज्जा। इलाचंद जोशी जी का सबसे पहला कौन हो जाएगा? लज्जा। 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। लज्जा का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था।
फिर इसके बाद 1940 में सन्यासी का, और 1942 में पर्दे की रानी का, और 1948 में मुक्ति पथ का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो पहले लज्जा, और लज्जा का प्रकाशन 1929, इसके बाद 1940 में सन्यासी, 1942 में पर्दे की रानी, 1948 में मुक्ति पथ का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी, जैनेन्द्र को कर लेना बेटा, जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी द्वारा कब सम्मान दिया गया और किस उपन्यास पर दिया गया? तो देखिए 1966 में दिया गया, लेकिन किस उपन्यास पर दिया गया? तो ये तो सभी को ज्ञात होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मुक्तिबोध पर। किस पर? मुक्तिबोध पर। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया? बी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, अज्ञे के किस उपन्यास पर रोमा रोला के जाकृस्ताफ का प्रभाव है? तो रोमा रोला के जाकृस्ताफ का प्रभाव किस उपन्यास पर देखने को मिलता है? और वो है शेखर एक जीवनी। किस पे? रोमा और रोला किस में है? तो शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो यहां पर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अज्ञे के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नदी के द्वीप। कौन हो जाएगा? नदी के द्वीप। अच्छा, प्रतीकात्मक क्या होता है? प्रतीकात्मक में जैसे आपने एक कामायनी पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो कामायनी में हम लोग पात्र पढ़ते हैं, मनु वगैरह, तो ये हर एक चीज के पात्र होते हैं और उनका एक प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहां पर 71 का आपका सही क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे गेहूं और गुलाब भी पढ़ा होगा, तो गेहूं किसका प्रतीक है, गुलाब किसका प्रतीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रतीकात्मक शैली वही होती है। तो 71 का क्या हो जाएगा? नदी के द्वीप। आगे बढ़ेंगे, अज्ञे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मनः स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी चुका है ये 72। तो यहां पर जो है वो हो जाएगा आपका नदी के द्वीप में, यानी अज्ञे जी का जो नदी के द्वीप उपन्यास है उसमें रेखा और भुवन की मनः स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर पर, और 73 नंबर है, अज्ञे के किस उपन्यास में, अज्ञे जी के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण दिया गया है? अज्ञे के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण दिया गया है? तो 73 का यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा अपने अपने अजनबी। कौन सा हो जाएगा? अपने अपने अजनबी, जिसे मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण किया गया है। किसमें? अपने अपने अजनबी में। नेक्स्ट है 74, किस उपन्यास में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? किस उपन्यास में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? तो यहां पर 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिर से नदी के द्वीप, यानी सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी 1967 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत है? तो अमृतलाल नागर जी का, तो ये तो वैसे मेरे ख्याल से सभी को याद भी होगा, और यहाँ पर जो है वो है अमृत और विष। कौन सा है? अमृतलाल नागर जी का अमृत और विष, जिसे 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बूंद और समुद्र। कौन हो जाएगा? बूंद और समुद्र। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए नंबर हमारा बूंद और समुद्र यहां पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं हैं। ये प्रश्न तो पूछा गया था वर्ग 1 में, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको बताना है नहीं है। तो यहां पर नहीं है, वो कौन नहीं है? तो अमृतलाल नागर जी नहीं है। ठीक है, तो 77 का यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास, तुलसी के जीवन को केंद्र में रख के लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो वो है हमारा मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस। इसमें तुलसीदास जी की ही जीवनी लिखी गई है मानस के हंस में। ठीक है, नेक्स्ट, अवध की नवाबी का ह्रासोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है? अवध की नवाबी का ह्रासोन्मुख चित्रण, जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है? तो 79 का ये हो जाएगा शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताएंगे अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो वो हो जाएगा खंजन नयन। और खंजन नयन में किसका है? तो शायद इसमें सूरदास जी की जीवनी लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आपको बताना है कि इसमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर देवराज जी। कौन सा है? डॉक्टर देवराज जी, बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए अनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है? तो 82 का आपका हो जाएगा अजय की डायरी, यानी डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जल्दी से बताना है किस कृति पर मिला हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 83 का आपका यहाँ पर हो जाएगा राग दरबारी। श्रीलाल को किस पर मिला था? राग दरबारी पर मिला था। कब मिला था? 1969 में। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को व्यास सम्मान 1999 में प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान बताना है। तो 84 का यहाँ हो जाएगा विश्रामपुर का संत। ठीक है, इस पर इनको व्यास सम्मान भी प्राप्त है। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर वो हो जाएगा आपका यह पथबंधु था, यह पथबंधु था। ठीक है, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 86 हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया है? तो ये तो सभी को पता होगा, मैला आंचल। ठीक है, किस में किया गया है? मैला आंचल में किया गया है। नेक्स्ट है 87 हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। अब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा हमें कि प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है। किस आलोचक ने मेला आंचल को सतीनाथ भादुड़ीकृत ढोड़ाम चरितमानस की कार्बन कॉपी कहा है? बताओ, इस पे भी कॉपीराइट लगा रहे हैं, बताओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मधुकर गंगाधर। तो किस आलोचक ने मेला आंचल को सतीनाथ भादुड़ीकृत ढोलाम चरितमानस की कार्बन कॉपी कहा है? तो वो है मधुकर गंगाधर। ठीक है, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार की पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है? 89। तो यहाँ पर वो हुई है किसमें? जुलूस में। किसमें हुई है? जुलूस में। पूर्णिया बिहार जो है उनका जन्म स्थान है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? सी, जुलूस। ठीक है, और 89 के बाद हम पहुंचेंगे 90 पर। और अब आ गए हैं हमारे राही मासूम रजा जी। तो राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव की सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो किस उपन्यास में हुआ है? तो यहाँ पर 90 का सही आंसर हो जाएगा आधा गांव। ठीक है, तो राही मासूम रजा के आधा गांव, टोपी शुक्ला इत्यादि कई सारे उपन्यास हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 का डी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो वो हुआ था सागर लहरें और मनुष्य में। किसमें हुआ? सागर लहरें और मनुष्य में। तो मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ? तो सागर लहरें और मनुष्य में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है।
तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, मेला आंचल 1954 में, पानी के प्राचीर और पानी के प्राचीर 1961 में, लोक ऋण 1977 में, और जंगल जहां शुरू होता है वो 2000 में लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो है वो सही सी हो जाएगा। बलचनामा 1952 में, जुलूस 1965 में, आधा गांव 1966 में, और अलग अलग बैतरणी 1967 में लिखा गया था। ठीक है, यह प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन का वह उपन्यास जो मेला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है, वो कौन सा उपन्यास था, नागार्जुन का कौन सा उपन्यास था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, बलचनामा। कौन सा हो जाएगा, बलचनामा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा रतिनाथ की चाची। इसको एक बार पढ़ लेना। अब वीडियो को हम लंबा नहीं कर रहे हैं, बाकी के जो उपन्यास हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी 100 कर लेते हैं। रांगे राघव का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया है और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा साधा रास्ता। कौन सा हो जाएगा, सीधा साधा रास्ता। भाई टेढ़े मेढ़े रास्ते इधर थे, यहाँ पे सीधा साधा रास्ता हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है, तो यहाँ पर 97 का हो जाएगा आपका चीवर। कौन सा हो जाएगा, चीवर। ठीक है, ये रांगे राघव जी का है। आगे है, कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा हो जाएगा, तो ये तो आप लोग कॉमन सेंस है, यहाँ पर लिखने हैं कौन से, घरौंदे। घरौंदे कौन से हैं, घरौंदे। तो यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रांगे राघव के किस उपन्यास में अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नंबर, विषाद मठ। कौन सा हो जाएगा, विषाद मठ। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है आज के लिए। निम्नलिखित उपन्यासों में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी है, ऐसा कौन सा उपन्यास है, तो वो है मुर्दों का टीला। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है और कुछ नहीं है। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है, कल हम इन सबको ख़त्म कर लेंगे जितने भी MCQs हमारे हैं, और 235 MCQs की हम बात आपसे कर रहे हैं, तो 235 आपके दूसरी क्लास यानी कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद यदि आप लोग कहेंगे तो जितने भी हमारे उपन्यास हैं उन उपन्यासों में हम पढ़ेंगे कि कौन सा उपन्यास किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो एक हम थ्योरिकल क्लास लाएंगे, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, और उस थ्योरिकल क्लास के लिए हम आपको प्रारूप भी दिखा देते हैं कि वो किस तरीके से होने वाली है। तो वो जो आपकी थ्योरिकल क्लास होगी उसमें सभी जितने भी जिस भी लेखक के या जिस भी साहित्यकार के उपन्यास हैं उनकी सबकी डेट आपको बताई जाएगी। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको पढ़ना है या नहीं। जैसे ये है, देखिए मिथिलेश्वर जी हैं, इनके जो हैं झुनझुनिया हैं 1980, युद्धस्थल 1981, प्रेम न बाड़ी उपजे 1995। इस तरीके से एक थ्योरिकल क्लास यदि हो जाती है तो आपको सभी उपन्यासों की डेट पता चल जाएगी। एक जमीन अपनी 1990 में, आवा 1999 में, ये चित्रा मुदगल जी के उपन्यास हैं। ममता कालिया के उपन्यास बेघर 1971 में, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, दुखम सुखम 1909 में। इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि एक बार सभी के उपन्यास हो जाएं, वो भी डेट के साथ, तो देखिए मेरे पास इसका भंडारण है, यदि आप कहें तो ये क्लास भी हो जाएगी। और आज की जो क्लास चल रही थी इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।